लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि ताइवान से जापान तक चीन की वॉर ड्रिल से अब खौफ जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में इनपुट हमारे पास है कि किस तरीके से चीन की डोंगफेंग 15 मिसाइल ने अब टेंशन बढ़ा दी है। साथ ही चीन ने ताइवान और जापान के पास जिस तरीके से मिसाइल्स दागी हैं इस वॉर फ्रंट में, इस वॉरफेयर में, क्या ये एक बड़ी मैसेजिंग जापान के लिए भी करने की चीन ने कोशिश की है। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से बात करते हुए कि शॉर्ट नोटिस पर अगर किसी तरीके से अपनी प्लेसमेंट्स हथियारों की जाती है तो उस लिहाज से भी क्या कोई बड़े कदम यहां पर चीन उठाने की कोशिश कर रहा है, खासकर ताइवान और उसके मूवमेंट्स को लेकर। हम ये भी बता देते हैं आप कि किस तरीके से कौन सी मिसाइलें जिन्हें चीन वॉर ड्रिल में अब दाग रहा है और ताइवान से लेकर जापान तक कैसे वो दहशत फैलाने की ये कोशिश कर रहा है। बड़ी बात यह है कि चीन की मिसाइल का नाम डोंगफेंग 15 मिसाइल है और DF-15 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे ट्रक से लॉन्च किया जाता है और इसका वजन भी, जैसा कि बता दें आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन, 6200 किलोग्राम, लंबाई 9.1 मीटर जबकि व्यास 1 मीटर और 50 से 350 किलो हथियार लगाकर यह फायर करने में सक्षम है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। यह मिसाइल चीन की फोर्स में 1990 से तैनात है और बड़ी बात यह है जो हम आपको बता रहे हैं कि इस मिसाइल के भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं। जहां DF-15 जिसकी रेंज आपको बताया 600 किलोमीटर है, वहीं DF-15A उसकी रेंज भी 900 किलोमीटर है। DF-15B का भी यहां पर जिक्र करें तो उसकी 800 किलोमीटर की रेंज बताई जाती है, जबकि DF-15C की रेंज 700 किलोमीटर बताई जाती है। तिवारी सर, इसी बारे में मैं जिक्र कर रही थी, क्या ऐसी शॉर्ट नोटिस पर तैयारी की जाती है जहां पर अपनी मूवमेंट्स और प्लेसमेंट्स हथियारों की उस लिहाज से किया जाए ताकि आप एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हुए डोमिनेट करने की कोशिश करें जो इस वक्त चीन ताइवान के साथ कर रहा है? देखिए सुरभि, मैं इस बात से सहमत हूं कि अग्रेसिव कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको थोड़ा बैकग्राउंड में जाइए। चीन ने अमेरिका को धमकी दी थी, वो तो आके चली गई, लेकिन ताइवान जो छोटा देश है ना, हम कोशिश कर रहा है कि बार बार ताइवान को अपने टेंडर हुक्स पे रख रहा है। कभी मिसाइल लॉन्च कर रहा है, कभी एक्सरसाइज कर रही है, कभी दिखा रहा है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अभी जैसे हमारे जनरल साहब ने बताया कि 2 नवंबर की इलेक्शन की तैयारी हो रही है और चीन के जो प्रेसिडेंट हैं थोड़ा पीछे खिंचे हुए हैं। अब एक आदमी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अब चीन का जो रेपुटेशन है पूरे विश्व में अगर कमज़ोर कर रहा है, उन छोटे देशों को, अपने नेबर्स को तंग करके, ये बात थोड़ी इवन चाइनीज पॉपुलेशन लेकिन ताइवान पर तो ये कई सालों से अप्रोच अपनाए रखी है ना, खतरा तो कई सालों से चीन ये दिखा रहा है। लेकिन आज की ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जहां अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हम स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारा सपोर्ट ताइवान के साथ था, है और रहेगा। इसमें देखिए स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन इनकी जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, अभी तक खाली 13 देश ही है जिन्होंने कि ताइवान को रिकॉग्नाइज किया है। अभी ताइवान की कोई फर्म स्टैंडिंग विश्व में, यूएन में कोई भी देश नहीं आगे आके नहीं कर चुका है अभी तक। सब पीछे से कहते हैं। अब हम ताइवान को भी देखना पड़ेगा कि यूक्रेन में क्या हालत हुई। यूक्रेन को कहा कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो ताइवान भी कॉशियस होगा। लेकिन ताइवान का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ताइवान का जो इन्वेस्टमेंट है चाइना के अंदर और चाइना डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो इनके चिप्स बनाते हैं, जिसका एडवांटेज है, उसको चाइना को ओवरकम करने के लिए 6-7 साल कम से कम लगेंगे। अभी वो ताइवान से अलग नहीं कर सकता था, दुश्मनी नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर सतीश कुमार, रूस यूक्रेन जंग के दौरान भी हमने कई बार देखा, ऐसे कई लम्हे आए जब रूस की तरफ से यह बताने की कोशिश की गई कि अब यूक्रेन अगर जंग में टिका रहा, अमेरिका की मदद से उसकी सेनाओं के खिलाफ लड़ता रहा, तो अंजाम बहुत बुरा होगा और परमाणु बम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लगता है कि अभी भी ये एटम बम का जो कॉन्सेप्ट है ये धमकी के तौर पर ज्यादा यूज हो रहा है और सही मायने में अमल में नहीं आएगा, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं? अब बिल्कुल समीर भाई, देखिए ये ऐसा नहीं कि आज केवल धमकी के रूप में यूज हो रहा है, पहले भी हुआ है। कोरियन वार आप देख लें, कोरिया वार के समय भी हुआ था, उसके बाद पनामा कनाल डिस्प्यूट के समय भी हुआ था, 1971 वॉर में भी इस बात की आवाज़ें उठ रही थी, तो पहले भी हुआ था। और आज भी, आज खतरनाक स्थिति इसलिए है कि पहले 2 ध्रुव थे, विश्व बटा हुआ था, रूस और अमेरिकी नज़रों से दुनिया देखती थी। आज क्षेत्रीय संगठन के आधार पर समस्याएं विकेंद्रित हो गई हैं। अगर जरूरी नहीं कि रूस और अमेरिका या चीन और अमेरिका के बीच में द्वंद्व, तभी न्यूक्लियर बम का प्रयोग हो सकता है।
मिडिल ईस्ट में अपने इजराइल और बाकी ठीक देशों है के ठीक है। बीच में सतीश जी, संतोष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीधे जापान से। संतोष जी, जापान में आज बरसी को लेकर क्या हलचल है और जापान दुनिया से क्या कहने की कोशिश कर रहा है? मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि परमाणु बम का जो पीड़ित मुल्क है वो आज दुनिया को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक के बाद एक 2 परमाणु बम अमेरिका ने जापान पर यूज किए, जापान के खिलाफ यूज किए, और कहा तो यह तक गया था कि 15 अगस्त को अगर वो सरेंडर नहीं किया होता जापान ने तो फिर तीसरा परमाणु बम भी छोड़ा जा सकता था। आज जापान क्या मैसेज दे रहा है? हाँ समीर जी, आपकी आखिरी बात से मैं शुरू करता हूँ कि 15 अगस्त को अगर सरेंडर ना करता तो कई बार ये भी कहा जाता है, इतिहास के पन्नों में ये सब दर्ज है कि जापान तो काफी मतलब सरेंडर करने के मूड में था, या उसको कहिए कि वो वार खत्म करना चाहता था, और अमेरिका जो है अपने न्यूक्लियर बम का टेस्ट करना चाहता था। तो फैक्ट जो है बड़ा मुश्किल है मेरे लिए फिलहाल जज कर पाना। जापान की आम पब्लिक जो है आज के दिन शायद ही कोई ऐसा हो जो इससे कहीं ना कहीं जुड़ा ना हो। जैसे ऑफिस में और स्कूल में प्रार्थनाएं होती हैं, और सबसे बड़ी चीज कि इंडिविजुअल लेवल पे हर जापानी इसको लेके बड़ा ही सेंसिटिव रहता है कि दुनिया में कैसे और इसको बताया जाए कि नेक्स्ट हिरोशिमा नागासाकी न हो। जी, ये बड़ा मुश्किल है। दुनिया ये समझ में नहीं आता है समीर जी कि हम इतिहास से सबक क्यों नहीं लेते हैं। एग्जैक्टली। आप सोचिए कि जो ठोस से सीधे भाप बन गए, 1000 डिग्री की जो और आज के हालात, सॉरी टू बटन सर, बट आज के हालात से सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जहां जहां हम रशिया और यूक्रेन की बात करते हैं तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है यूक्रेन। परमाणु संख्या के मामले में भी अगर हम बात करें तो भंडार था यूक्रेन, और अभी भी जो हालात हैं उसके तहत अगर रशिया बार बार परमाणु बम के लिहाज से या परमाणु स्ट्रेंथ दिखाने के हिसाब से सिर्फ डोमिनेट करने की कोशिश करता है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।